अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स में लास्ट टाइम हाफ लाइफ प्रैक्टिस कर रहे थे हम। ठीक है, हाफ लाइफ के हमने एक या दो क्वेश्चन किए थे शायद। और उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने खुद बनानी थी। ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड कर लेते छोटा सा, ठीक है, ताकि फिर हमारे पास जब क्वेश्चन आए तो हम एक ही साथ फिर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लें। यहाँ तक तो हमने देखा था कि अल्फा बीटा गैमा का सिनेरियो कैसा होगा, उसकी अगर इक्वेशन बनानी हो तो वो कैसे बनती है। ठीक है। तो अल्फा क्योंकि हीलियम के इक्वल होता है, तो हीलियम जितना मास वो वहां से एमिट आउट कर लेगा। ठीक है, मतलब उतना मास वो वहां से कंज्यूम कर लेगा और फिर वो बाकी रिमेनिंग पार्ट मिलकर कोई न्यू एलिमेंट आपको मिल जाएगा रिजल्ट में। ठीक है। इसी तरह से आगे हमारे पास बीटा में भी सेम सिनेरियो था और गैमा में भी। ठीक है। ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और इनकी एक इक्वेशन भी देखी थी। आज और भी क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये आपके सामने फर्स्ट लिखा हुआ है फिजन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, फिजन का मतलब है ब्रेक करना। और फ्यूजन, जो फ्यूजन है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि फ्यूजन का मतलब है फ्यूज होना, मतलब कंबाइन होना, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाना। ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्यूज होना। ठीक है। तो फ्यूजन में हम कंबाइन करेंगे और फिजन में हम ब्रेक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर फिजन रिएक्शन में अगर आप देखो तो फिजन रिएक्शन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम न्यूक्लियर रिएक्शन एक करवाते हैं जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं एक हैवी न्यूक्लियस को एक लाइटर न्यूक्लियाई में। ठीक है। मतलब आपने एक हैवी मास लिया और उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे अगर आप लेट सपोज एक फुटबॉल की एग्जांपल लो, फुटबॉल को आपने ब्रेक करके दो सेमी सर्कल्स बना लिए तो वो स्मॉल स्मॉल हो जाएंगे एज कंपेयर टू उस फुटबॉल के मास के। ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू अ स्मॉलर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है। एक रीजन इसमें और ये भी है कि उसको ब्रेक करने की लॉजिक ये है कि ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि नॉर्मली तो वो अनस्टेबल होता है, तभी उसमें से रेडिएशन एमिट होती है। हमने सबसे पहले टॉपिक में ये पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो, इसमें एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है। और अभी इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे कि इसकी एग्जांपल में क्या चीज आती है जिसको आप फिजन के तौर पे कंसिडर कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास रेफरेंस के लिए। ये हम खुद भी बना सकते हैं, अगेन जिस तरह लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में देखा था, वो बैलेंस करनी होती है इक्वेशन। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी हम देख लेंगे दोबारा से, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अब आप देखो इक्वेशन नंबर, लेट सपोज अगर आप ये वन देखो तो इसमें यूरेनियम था 92 और 235। ठीक है। अच्छा, फिजन रिएक्शन को करवाने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड करवाते हैं। न्यूट्रॉन ऐड करवाने से ये होता है कि ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है उसकी वजह से रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होता है और फास्ट होता है पहले से। ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड करवाया है। अब न्यूट्रॉन ऐड करवाया है तो प्रोटॉन जीरो है और न्यूट्रॉन की जगह पर वन है। तो ऊपर वाली वैल्यूज को अगर आप देखो तो वो एड अप होकर 236 बना रही हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज एड अप हो गई। और नीचे वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो वो 92 बना रही है। ठीक है। तो अब आप दूसरी साइड की इक्वेशन देखो। तो इक्वेशन पूरी याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, इक्वेशन वो आपको देते हैं, सिर्फ नंबर मिसिंग कर देते हैं, वो आपने खुद फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आप इसमें चेक करोगे 143 प्लस 93। ओके। अच्छा, यहाँ पर हम इक्वेशन की बात कर रहे थे और इस इक्वेशन में आपने सिर्फ नंबर्स को बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर 140 और 93 ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं सॉरी। तो आप 140 प्लस 93 करोगे तो ये हो गया 233। ठीक है, अभी भी इसमें थ्री
न्यूट्रॉन्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर हमने देखा था 236 थे, ये कंबाइन होकर मिल रहे थे 236। और अभी इन दोनों को कंबाइन किया तो ये बन रहे हैं 233। इसका मतलब है अभी तीन और इसमें ऐड करने हैं, तब जाकर ये वैल्यू कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लास्ट में देखो 3 लिखा हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद न्यूट्रॉन बना हुआ है। ठीक है, जब आपको पता है कि केमिस्ट्री में भी किया होगा कि अगर 3 पहले लिखा हो बेस में वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब है वो 3 न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब +3 हो जाएगा यहाँ पर, तो आप ऊपर देखो 236 कंप्लीट हो जाएगी इक्वेशन। और इसी तरह से जब आपके पास प्रोटॉन नंबर की बात आएगी, तो प्रोटॉन नंबर में भी आप सेम सिनेरियो चेक करोगे। 92 था, ठीक है, और 92 के बाद आपने 56 + 36 किया, और वो हो गया 92। जी, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में 235 + 1 किया था, तभी वो 236 बना है। ठीक है, और नीचे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्रोटॉन नंबर को, तो ये तो आपके पास 92 के इक्वली आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन 0 है, तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें सिंपल इस तरह से बैलेंसिंग होती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी लिखी हुई है, वो अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ज्यादा और आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फिजन रिएक्शन जो होता है वो एटम बॉम्ब में होता है। एटम बॉम्ब में भी यही प्रोसेस किया जाता है बेसिकली, कि उसमें एक न्यूट्रॉन, मतलब बहुत सारे न्यूट्रॉन हिट किए जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि एक न्यूट्रॉन जाकर हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन जो है वो हिट करवाए जाते हैं, बम्बार्ड करवाए जाते हैं। उनमें से कोई एक जाके न्यूक्लियस को हिट करता है, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि न्यूट्रॉन्स जो है वो बहुत सारे स्ट्राइक करवाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को जाके कौन हिट करे तो कंपलसरी नहीं होता कि आप एक स्ट्राइक करवाओ और वो एक ही जाके जो है वो सेंटर में हिट करे। ठीक है, तो बहुत सारे बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, जिसमें से कोई एक जाकर हिट करता है, और फिर ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले अनस्टेबल होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और जब आप इसमें एक का एडिशन और कर देते हो, तो इसकी वजह से इसकी अनस्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये फौरन स्प्लिट अप होना शुरू हो जाता है। मतलब इसने हाफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि वो हाफ लाइफ के बाद जाके होते हैं, लेकिन जब आपने इसमें एडिशनल अनस्टेबिलिटी ऐड कर दी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है, और ये उसी वक्त जो है वो स्प्लिट अप होना शुरू हो जाएगा। और इक्वेशन हमने इसकी देख ली, और इसमें एनर्जी भी रिलीज होगी। और इसके बाद सेकंड पार्ट पर अगर जाएं, और इसमें यहाँ पे कुछ रीजंस भी लिखे हुए हैं कि हमने न्यूट्रॉन को प्रेफर क्यों किया, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेते तो वो क्या होता कि वो जाकर डिफ्लेक्ट या अट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, मतलब आपको पता है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, तो अगर कोई प्रोटॉन आप स्ट्राइक करवाते तो वो रिपेल हो जाता, और अगर इलेक्ट्रॉन करवाते तो इलेक्ट्रॉन साइज में इतना स्मॉल होता कि वो इतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाता। ठीक है, इसी तरह से फ्यूजन अगर आप देखो, फ्यूजन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ये नंबर सेकंड रिएक्शन है। फ्यूजन का मतलब है फ्यूज यानी ज्वाइन करना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहले वाले प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, कि दो स्मॉल को कंबाइन करके हमने एक स्टेबल न्यूक्लियस बना दिया लार्ज साइज का। ठीक है, और स्टेबल आपने देखा है दोनों कंडीशन में कंपलसरी स्टेटमेंट थी कि स्टेबल होना लाजमी है, क्योंकि वरना फिर रिएक्शन करवाने का प्रोसेस का मतलब कोई लॉजिक नहीं होगा हमारे पास। और ये प्रोसेस स्टार्स में होता है बेसिकली। ठीक है, अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे वो स्टार्स की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सन भी एक स्टार है, उसे भी हम स्टार कंसिडर करते हैं, और उसकी एक इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको।
ये रेफरेंस के लिए आपको दी है, बस बैलेंस करनी आनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देखो, ऊपर 2 + 3 5 है। ठीक है। और ये जाकर फिर हीलियम और एक न्यूट्रॉन में स्प्लिट हो गया, मतलब एक उसने हीलियम बना लिया और बाकी जो बचा वो न्यूट्रॉन रह गया। और ऊपर वाली इक्वेशन में क्या था, न्यूट्रॉन हम ऐड करवा के और उसको एलिमेंट्स में स्प्लिट अप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को आपने कंबाइन किया, और क्योंकि आइस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स छोटे हैं हीलियम से, उन्होंने कंबाइन होकर हीलियम बना दिया, जो कि हैवी न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्लस जो बाकी बचा वो न्यूट्रॉन में चला गया। ठीक है, तो ये एक और आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट ऐड हो गया रिलेटेड टू फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स किए थे उनमें जो कोई डाउट हो, और इन क्वेश्चंस की भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर में इतना ज़्यादा कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ती। और इसके क्वेश्चंस, ये वाला हमने लास्ट टाइम किया था। बाकी इसमें डिवाइस के नाम आते हैं कि डिवाइस कौन सी यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, तो उसमें जीएम काउंटर यूज करते हैं, उसकी वर्किंग वगैरह कोई नहीं पूछी जाती। ठीक है। हाँ, भी हम देखते हैं क्वेश्चन, हाफ लाइफ के क्वेश्चंस भी आएंगे और मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ये वाला हम कर चुके थे। ये रिएक्टर से रिलेटेड है। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक डायग्राम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है इन अ चार्ज्ड एटम, और आयन कह सकते हो आप उसे। बेरिलियम का एक एलिमेंट इन्होंने दिया है जो कि एक आयन की फॉर्म में गिवन है। ठीक है। और इसमें वो आपसे कह रहे हैं द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये गिवन है, और द चार्ज ऑन द आयन इज दिस। डिड्यूस फ्रॉम चार्ज ऑन द आयन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, शो योर वर्किंग। अब इसमें आपके पास एक नंबर, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है, और आयन के ऊपर जो चार्ज है वो गिवन है। अब वो कह रहे हैं डिड्यूस फ्रॉम द चार्ज ऑन द आयन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, शो योर वर्किंग। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि कितने प्रोटॉन्स होंगे? अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटॉन न्यूक्लियस, अच्छा आपने आंसर दिया 2, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है वो मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है। ये हमने स्टैटिक चार्जेस में भी पढ़ा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि आप प्रोटॉन के लिए 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स लिखते हो, और इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 -19 माइनस में लिखते हो। ठीक है। अब ये जो 3.2 है ना, ये डबल है वैल्यू, और अगर नहीं भी आपको देखकर आइडिया हो रहा है कि डबल है या नहीं, तो आप आयन की वैल्यू को डिवाइड करवा दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 3.2 तो डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी वर्किंग थी, इसमें कोई ऐसी लॉजिक आपने अप्लाई नहीं करनी थी बहुत डिटेल्ड या इस तरह की। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इन्होंने आपको चार्ज दिया था टोटल आइन पे, तो जो टोटल चार्ज था वो डेफिनेटली
अलग अलग चार्जेस और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। ठीक है। तो एक हमें पता है कि फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, उस फंडामेंटल वैल्यू से हमने डिवाइड करके देखा, तो आपको पता चल गया। और वैसे भी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, तो डेफिनेटली इसमें दो ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कैलकुलेशन शो करनी है, तो इसलिए हमने वर्किंग शो कर दी। उसके बाद वो पूछ रहे राइट डाउन इन न्यूक्लियाइड न्यूटेशन द सिंबल फॉर द न्यूक्लियस ऑफ दिस चार्ज एटम। अब इसके लिए सिंबल लिखना है आपने, न्यूक्लियस ऑफ दिस चार्ज एटम। अब इस न्यूक्लियस के लिए आपने सिंबल लिखना है कि ये क्या सिंबल हो सकता है इसके लिए। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो नंबर है ना, तो नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, वो तो सिर्फ काउंटिंग है, इसलिए हमने वहां पे कोई यूनिट लिखा ही नहीं है। जहाँ पे यूनिट आएगा जैसे हाफ लाइफ में, तो वहां पर हम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है वो, सर आपने पॉजिटिव दिया है, और उसके अलावा और कोई आंसर अभी नहीं दिया आपने। ठीक है। अच्छा, इसमें अब उन्होंने आपसे सिंपल सा आयन की बात की थी, और आयन के बाद उन्होंने आपसे पूछा था न्यूटेशन लिखनी है कि क्या हो सकती है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, वैसे आपको देखकर इसमें क्या आइडिया हो रहा है कि आपने जिस तरह एक आंसर दिया कि पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव आयन है आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है। और इसी पॉजिटिव आयन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, तो आपको याद होगा हमने अल्फा बीटा और गैमा ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, इन पे भी चार्जेस होते हैं। तो आंसर जो है वो उनकी फॉर्म में भी मे बी पॉसिबल है, हो सकता है कि मतलब ये अल्फा के इक्वल हो, बीटा के इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन तो हैं। ठीक है। और दो प्रोटॉन का मतलब ये है कि फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पर, और फिर न्यूट्रॉन्स के नंबर्स भी जो है वो देखने पड़ेंगे कि कितने हैं यहाँ पर। न्यूक्लियस ऑफ दिस चार्ज एटम। तो न्यूक्लियस में अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस में उन्होंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हुए हैं। तो उन पार्टिकल्स की हेल्प से अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है। तो और कोई आइडिया आपके माइंड में हो कि क्या पार्टिकल्स की काउंटिंग के हिसाब से आप क्या आंसर लिख सकते हो? और ये पार्टिकल्स की काउंटिंग तो बेसिक है, केमिस्ट्री में भी आपने काफी बार की होगी सॉल्व। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास देखो आंसर अगर नहीं समझ आया तो सिंपल सी बात है, उन्होंने आपसे नोटेशन का साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक न्यूक्लियाइड नोटेशन का मतलब ये है कि आपने प्रॉपर सिंबल और उसके एलिमेंट्स लिखने। ठीक है। तो सिंबल की जगह पर आएगा बीई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम यूज हो रहा है, तो बीई तो उन्होंने लिख कर दिया था, तो वो सिंबल हमने यहाँ पर लिख दिया कि एलिमेंट ये वाला है। और दूसरी बात ये कि अगर इसके एलिमेंट्स आप देखो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल 9 जो है वो एलिमेंट्स आपको न्यूक्लियस में नजर आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे 9। ठीक है। और 9 में से अगर आप देखो तो आपको चार नजर आ रहे हैं यहाँ पर ब्लैंक हैं, और चार जो है वो शेडेड हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 4 प्रोटॉन्स बनेंगे।
ठीक है, क्योंकि इस पे वैसे ही चार्ज जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स दो दिखाए हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पर। और दो इसमें, अच्छा इस वाले आंसर में आपके पास एक +2 और करना था हमने। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो हमने डिवाइड करके निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि इस पे जो भी चार्ज था उन्होंने कहा कि जो चार्ज है आयन पे वो इतना है, ठीक है। जब हमने इसको सिंगल चार्ज की वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको अलग से शो किए इन्होंने, जो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए भी आपको दो प्रोटॉन और चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये टोटल आंसर होगा 4, और यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ज गिवन था, इस चार्ज की वजह से जो वैल्यू आपको मिली है वो मिली है 2, ठीक है। ये तो आयन का चार्ज था, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं इनको बैलेंस करने के लिए भी दो प्रोटॉन चाहिए होंगे, तो वो दो प्रोटॉन्स आपको और इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्ट बी में तो बस आपने आइसोटोप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वहाँ तो डेफिनेशन कॉपी पेस्ट हो जाएगी, उसका मसला नहीं है। और एक्सप्लेन व्हाट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फ्रॉम एस्केपिंग। और उसके बाद वो पूछ रहे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है तो ये स्केप क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये उस एटम में से स्केप नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो बाहर निकल सकते हैं लेकिन वो बाहर जा नहीं पा रहे, तो उसका क्या रीजन है। इसमें सिंपल सी लॉजिक ये है कि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, जिस तरह सन के अराउंड अर्थ जो है वो मूव कर रही होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इनके बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये स्केप नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर ऑपोजिटली चार्ज एंड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेट करना, फ्लो करना, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद से बाहर भी तो जा सकते थे, क्योंकि वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं और हम लिखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, तब भी वो फ्री होने के बाद भी वो स्केप नहीं कर पाते, तो उसकी रीजन क्या है, ठीक है। तो उन्होंने भी यही पूछा कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद से भी तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो उसकी लॉजिक यही है कि उसको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और जो यहाँ पर हमने 2+2 किया था उसका रीजन ये था कि जो डायग्राम उन्होंने आपको दिखाई है ना, उसमें सिर्फ उन्होंने दिखाए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस पर जो है वो जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज इस पर आ रहा है डिफरेंट। उन्होंने चार्ज के बारे में आपको यहाँ पर बताया, वो है पॉजिटिव चार्ज। ये लिखा हुआ है उन्होंने, द चार्ज ऑन द आइन इज दिस,
तो अगर आप आयन पे चार्ज देखो तो वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आया है उस पे। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जब हमने देखी तो वो है 3.2 एक्सपोनेंट -19। और जब उसे सिंगल चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करके देखा तो आंसर आया 2। इसका मतलब है इस पे जो नंबर ऑफ आइंस हैं उसमें दो चार्जेस पॉजिटिव के ज्यादा हैं। ठीक है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बस इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए दो प्रोटॉन्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस हो गए। और क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो प्रोटॉन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रोटॉन टोटल 4 है और इलेक्ट्रॉन दो है सिर्फ। ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस वजह से आपके पास ये वैल्यू 4 लिखी, हमने 2 नहीं लिखी। इलेक्ट्रॉन का मसला है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सिंबल में लिखते ही नहीं है। हमने जितने भी सिंबल्स डिस्कस किए थे उसमें आपको शायद याद होगा कि हमने हर जगह पे लिखा था प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन कहीं भी लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको फर्स्ट वाली स्लाइड में याद होगा, वहां पर वो जो पिक्चर अटैच की हुई थी उसमें भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि इसमें भी आप देखो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं लिखा जाता। तो इस वजह से आंसर में भी कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेंशन ही नहीं करते, ना सिंबल में ना इक्वेशन में। इस वजह से वो कहीं मेंशन भी नहीं किया हुआ। ठीक है, ये लॉजिक है। तो जो प्रोटॉन्स होंगे उसी के हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता चल जाता है। और क्योंकि उन्होंने आपको खुद ही बता दिया था कि ये चार्ज है और इस पे प्लस आइन चार्ज आ रहा है, मतलब ये आइन पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से हमें ये पता चल गया कि इसमें दो प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। अच्छा, उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में द आइसोटोप यूरेनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ठीक है, ये एक आइसोटोप दिया हुआ है। अच्छा, इसमें बताना है कि 92 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 225 235 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 92 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा। और 235 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर का पूछ रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को अभी आप स्किप कर दो। ठीक है, रिएक्टर वाली बात अभी हमने डिस्कस नहीं की। ठीक है, और हाँ, इक्वेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को अभी हमने फिलहाल स्किप किया है, सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो टॉप वाला होता है ना, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर को। यहाँ पर हमने ये बेसिक देखा था। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रेटर नंबर होता है यही मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो ये न्यूक्लियस का मास बना रहे होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, अब आप इसमें इक्वेशन देखो, इक्वेशन में यूरेनियम लिखा हुआ है और एक न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है ये आपको देखकर पता चल रहा है फिजन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि फिजन में हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए होता है स्ट्राइक करवाने के लिए। तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन आ गया। अच्छा, अब ये इन्होंने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब आप देखो इक्वेशन उन्होंने आपको खुद से दी है। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द मास एंड एनर्जी चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब मास और एनर्जी का चेंज बताने के आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मास और एनर्जी के चेंज के अकॉर्डिंगली अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपको इक्वेशन देखकर आइडेंटिफाई करना होगा थोड़ा सा कि किस तरह का आपको यहाँ पर चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले एक एलिमेंट था तो वो ब्रेक होकर दो में मतलब ब्रेक हुआ, दो में स्प्लिट आउट हुआ है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा बहुत चेंज आएगा। और इसी तरह से बाकी एनर्जी की भी बात हम करेंगे, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज होती है यहाँ पर। वो हमने वहां पर भी कॉन्सेप्ट देखा था।
डेफिनेशन में भी। ठीक है, तो आप इसको अगर मेंशन करोगे तो किस तरह से मेंशन करोगे? ये क्या चेंज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? अच्छा, इक्वेशन को बैलेंस भी करके आप एक बार देख लेना, हो सकता है कि वहां पर भी कुछ हिंट मिल जाए आपको। तो वैसे तो ये वैल्यू 236 बन रही है। ठीक है, और नीचे 92। तो राइट साइड के साथ आप कंपेयर करके देखना कि आपको इक्वेशन सेम मिल रही है या इसमें कोई चेंज नजर आ रहा है आपको। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो हमने डेफिनेशन में देखी थी वो ये थी कि जब आप फिजन रिएक्शन करते हो, क्योंकि ये भी तो आपने खुद गेस किया है, उन्होंने तो नहीं बताया था आपको कि फिजन रिएक्शन है। तो फिजन रिएक्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये ब्रेक होकर स्मॉलर और स्टेबल न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, तो एक चीज तो आप ये लिख सकते हो इसमें, क्योंकि ये भी तो आपके पास एक चेंज आया है इसमें। तो आप इसमें लिख सकते हो कि न्यूक्लियस या हैवी न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेशन में देखा कि बड़ा हैवी न्यूक्लियस एक ब्रेक होकर छोटे न्यूक्लियाई बना रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पर विद स्मॉलर मास। क्योंकि आपको पता है जब चीज ब्रेक की जाती है, जैसे अगर आप एक ग्लास को ब्रेक करो और उसके दोबारा पीसीस को ज्वाइन करो, तो सारे पीसेस नहीं मिलेंगे आपको, उसमें से कुछ इतने माइक्रो होंगे पार्टिकल्स जो उसमें मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो मास का जो लॉस होगा ना वो आपको वहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly आप उसके इक्वल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है 100% एफिशिएंट नहीं होता प्रोसेस। तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस्ट आपको नजर आएगा, कुछ ना कुछ लूज होता हुआ मिसिंग आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये कि ये जो आपके पास मास में चेंज आएगा ना, इसका रीजन क्या है? कि आपको जो ये मास डिफरेंस मिलेगा, और अगर आपने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको 140 प्लस 94 प्लस 1 235 मिल रहा है। ठीक है, ओ बल्कि यहाँ पर 2 है ना, तो 236 आपको ये टोटल मिल रही है वैल्यू। और 54 प्लस 38 ये भी आपको 92 मिल रहा है। तो नंबर वाइज आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो दो न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन अब आप ये देखो कि पहले आपके पास एक न्यूट्रॉन था। ठीक है, और अब आपको दो न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो 2 जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई होता है इससे, 2 into 1 ऐसे होता है, वो 2 × 1। तो यहाँ 3 होगा तो 3 × 1, 4 होगा तो 4 × 1, इस तरह से। तो अब आपको ये जो दो न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि पहले मास एक न्यूक्लियस में ज्यादा था और एक न्यूट्रॉन अलग से ऐड किया था। ठीक है, अब दो न्यूट्रॉन आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब है मास जो है वो कम हो गया न्यूक्लियस का, इन दोनों का। ये जो दो एलिमेंट्स आए, इन दोनों के न्यूक्लियस का मास इसके न्यूक्लियस के मास के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एक न्यूट्रॉन था, अब दो न्यूट्रॉन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इसका मतलब ये कि इन दोनों के मास को अगर हम कंबाइन करें, न्यूट्रॉन को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, अगर आप सिर्फ इन दोनों के मास को कंबाइन करो, तो अब आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि 140 प्लस 94 ये बनेगा 234। ठीक है, ये इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मिल रहा है।
और यहाँ पर कितना था, 235। तो आप ये देखो दोनों के मास में डिफरेंस आ गया। न्यूट्रॉन तो अलग से मिल रहा है ना आपको, वो इनके न्यूक्लियस में तो नहीं है। तो ये डिफरेंस जो होता है, ये डिफरेंस बेसिकली हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि मास का जो डिफरेंस है वो आपको नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है। और वो आपने रीजन भी देख लिया किस तरह से, अगर इक्वेशन में से आइडेंटिफाई करना हो तो इक्वेशन से ऐसे आइडेंटिफाई होगा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन था अलग से, अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आया होगा। वो कहाँ से आया होगा, वो न्यूक्लियस में से ही आया होगा। तो वो न्यूक्लियस में से जब बाहर आएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर वो आपको अलग से मिलेगा। और कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी में आपको एनर्जी लॉस होती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो एनर्जी में चेंज ये आएगा कि आपको थर्मल एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पर काफी सारी। आपने देखा ही होगा डॉक्यूमेंट्रीज में कि एटम बॉम्ब में किस तरह से एनर्जी जो है वो आपको रिलीज होती हुई नजर आती है। ये आपके पास कंप्लीट हो गया पार्ट।